औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अबदियतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौम अदावतिहिम इला यौम लिक़ाइल्लाह। विलायत फ़क़ीह के उन्वान पर आज ये आखिरी नशिस्त है और बहुत मुख्तसरन इस अहम मौजू के बाज़ जुज़ियात को, बुनियादी बातों को हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी नशिस्त में ये बात हुई थी कि जो दुनिया के मुख्तलिफ़ निज़ाम हाय सियासी हैं उनमें एक अहम इशू ये होता है कि हेड ऑफ़ द स्टेट का इंतख़ाब किस तरह हो। तो दुनिया में एक निज़ाम जो है तो बहुत क़दीम अरस्तु और अफलातून के दौर का है, लेकिन अमली तौर पर जो राइज हुआ है वो गुज़िश्ता 200 साल पे मग़रिब यूरोप में और अमेरिका में राइज हुआ, वो है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी के बारे में बाज़ मुसलमान मुफक्रीन की राय तनक़ीदी भी है। ख़ुद अल्लामा इक़बाल ने इसके बारे में एक जगह कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। उनका मकसद ये है कि इसमें हेड काउंटिंग होती है और जो मेजॉरिटी होती है उसकी बात मान ली जाती है। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी का कानून इसमें राइज होता है और हक़ और बातिल के दरमियान जब इंसान को शनाख्त करना हो तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी कोई उसूल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरफ मेजॉरिटी हो वो हक़ हो। ये बुनियादी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस्लाम की, और पिछली नशिस्त में इस तरह हमने बात की कि इस्लाम की निगाह में कुछ बुनियादी सिफ़ात और ख़ुसूसियात हैं हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए। फ़क़ीह हो, बातक़वा हो, शुजा हो, तो ये जो शराइत हैं, इन शराइत के हामिल अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा अफराद हों तो उनमें किसको ऑफ़र की जाएगी कि वो वली फ़क़ीह बने। तो उसका जवाब ये है कि ऐसी सूरत में ये देखा जाएगा कि इस्लामी रियासत को जो मसाइल दरपेश हैं वो किस नौइयत के हैं, फ़ौजी नौइयत के हैं, इक़्तिसादी नौइयत के हैं, सक़ाफ़ती नौइयत के हैं, किस नौइयत के मसाइल इस्लामी रियासत को दरपेश हैं, और उन मसाइल को हल करने के लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा अहलियत का हामिल कौन सा शख्स है, उसको ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी। इंतख़ाब का मतलब ये नहीं है कि जमहूरी तरीक़े से वोट डाल के उसको मुंतख़ब किया जाएगा, बल्कि वो उसको ज़िम्मेदारी दी जाएगी। असल में उसको एक मशरूइयत हासिल है। मशरूइयत यानी एक लेजिटिमेसी हासिल, इमाम ख़ुमैनी की इस्तिलाह में मशरूइयत इलाही हासिल है, एक डिवाइन लेजिटिमेसी हासिल है, क्योंकि वो फ़क़ीह है, फ़क़ीह आदिल है, और फ़क़ीह आदिल इमाम ज़माना की तरफ से ऑथोराइज़ है कि वो ये अहम फ़रीज़ा अंजाम दे, उम्मत की क़यादत और रहबरियत का भी फ़रीज़ा अंजाम दे, मरजइयत का फ़रीज़ा भी अंजाम दे, क़दावत का फ़रीज़ा भी अंजाम दे। लेकिन ज़ाहिर है कि इस चीज़ के लिए और लोग भी अहल हैं, और जब कई लोग अगर अहल हैं, उनमें किसको ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी। जिस तरह एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, अब वाइस चांसलर बनाने के लिए किसको बनाया जाएगा? क्या सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जो होगा उस यूनिवर्सिटी का, उसको बना दिया जाए? तो ज़रूरी नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट उस्ताद हो, सीनियरिटी बेशक उसके अंदर है, इल्मी एतबार से, तजर्बे के एतबार से सीनियरिटी है, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी हो। बाज़ औक़ात बहुत सीनियर लोग होते हैं, उनको एक डिपार्टमेंट का टाइम टेबल बनाना नहीं आता। तो वो जो वाइस चांसलर की सीट है वो दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो उसके अंदर अपार्ट फ्राम हिज प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी देखी जाएगी। बेआइन ही अगर बहुत सारे फ़ुक़हा कराम एक ज़माने में मौजूद हैं और वो सब इल्म और तक़वा की बुनियाद पर, शुजाअत की बुनियाद पर बराबर हैं, तो ये देखा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी किसके अंदर है, कौन एक्चुअली इस रियासत को इफ़ेक्टिवली चला सकता है, और जो चैलेंज दस्तयाब दरपेश है उम्मत को और रियासत को, उस चैलेंज को रिस्पॉन्स कर सकता है। तो उसको ये मशरूइयत हासिल। अब जो मशरूइयत उसको हासिल है
उसकी मज़ीद एंडोर्समेंट के लिए अगर लोगों से राय भी ले ली जाए, अब ये राय बराह रास्त भी ली जा सकती है, बिलवास्ता भी ली जा सकती है। बिलवास्ता इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर एक फोरम है, एक बॉडी है कि जो शनाख्त करती है कि असल में वली फ़क़ीह किसको होना चाहिए। उस बॉडी का मेंबर बनने के लिए जो अहलियत है उसके लिए इंतखाब करवा लिया जाए। उसके अंदर उलमा भी हो सकते हैं और गैर उलमा भी हो सकते हैं। जैसे मौजूदा ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि उसके अंदर उलमा हैं, फ़ुक़हा हैं, उसके साथ साथ टेक्नोक्रेट्स हैं। आम लोग नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट्स हैं, क्योंकि आजकल की जो रियासत है बहुत पेचीदा रियासतें हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, बहुत पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। तो उसके लिए सिर्फ उलमा ही काफ़ी नहीं है, बाज़ दीगर शोबों के माहिरीन को भी उसमें रखा जाता है ताकि वाकई देख सके कि इस वक्त चैलेंजेस क्या दरपेश हैं। तो एक तो मशरूइयत है, लेकिन ये मशरूइयत के साथ साथ अगर लोगों की मर्ज़ी भी शामिल हो जाए तो इसके अंदर कोई क़बाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और ये चीज़ जमहूरियत की रूह के मुताबिक भी है और इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ भी नहीं है। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि जो मेजॉरिटी है उसकी अथॉरिटी मान लिया जाए। यहाँ तो बुनियादी शर्त पूरा करना ज़रूरी है। जब बुनियादी शर्त पूरी हो जाती है उसके बाद ये देखने के लिए कि अगर कई वाजिद शराइत लोग मौजूद हैं, उनमें से उसका इंतखाब किया जाए जो सबसे ज़्यादा इस काम के लिए अहलियत रखता हो। अब लोग मज़ीद सवालात भी करते हैं इस हवाले से कि क्या वली फ़क़ीह का ईरानी होना ज़रूरी है। तो बात यह है कि इस वक्त जो एक निज़ाम विलायत फ़क़ीह कायम हुआ है वो सिर्फ ईरान में हुआ है और तो दुनिया की किसी रियासत में नहीं हुआ है। लिहाजा जिस फ़क़ीह को भी बनाया जाएगा वली फ़क़ीह, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस रियासत के अंदर रहता हो। अगर वो उस रियासत में नहीं रहता और उससे बाहर रहता है तो वो वहाँ के मामलात को नहीं चला सकता। ये बुनियादी बात है। लिहाजा वो फ़क़ीह कि जो उस रियासत के अंदर रहता हो उसी को वली फ़क़ीह बनाया जाएगा, खा बाहर वाला ज़्यादा काबिल ही क्यों ना हो, क्योंकि बाहर वाला वहाँ नहीं जा सकता और ना ही वहाँ से बैठ के मौजूदा सियासी निज़ाम, मौजूदा दुनिया के सेटअप, मौजूदा जो सरहदें कायम की गई हैं उनकी वजह से इमाम ज़माना अजल फ़रजहु शरीफ का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह, तो एक आलमी हुकूमत कायम होगी। ये सरहदें नहीं होंगी, फिर उस वक्त निज़ाम और होगा। लेकिन अब जबकि ये सरहदें मौजूद हैं, इन सरहदों को ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये मुमकिन नहीं है कि ईरान का एक वली फ़क़ीह इराक़ पर हुकूमत करे या इराक़ का वली फ़क़ीह ईरान पर हुकूमत करे। मसला ईरान और इराक़ नहीं है, मसला ये है कि मौजूदा दुनिया में रियासतें सरहदों में तकसीम हो गई हैं। ये मुसलमानों की बदकिस्मती है, वरना दूसरी जंग अज़ीम से पहले मुसलमान रियासतें सब एक थीं। ये रियासतें बाद में वजूद में आई हैं और फौरी तौर पर इन कौमी रियासतों को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा कोई हल निकाला जाए। ये सवाल भी होता है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी और जगह इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए तो क्या उसको भी तस्लीम किया जाएगा? हमारे फ़ुक़हा कहते हैं कि अगर कोई ऐसी रियासत कायम हो जाए किसी और मुल्क में कि जहाँ इस्लाम की शराइत पूरी होती हों, उनको भी इस्लामी रियासत तस्लीम किया जाएगा। ये भी एक मजबूरी है, वरना उसूली तौर पर तो इस्लाम की रियासत एक होगी, दो नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी और जगह भी कुछ लोग कोशिश करें, जदोजहद करें और एक ऐसी क़यादत सामने आ जाए कि जो एक इस्लामी रियासत वजूद में ला सके, तो कोई हर्ज नहीं है, वहाँ पर भी एक रियासत कायम हो सकती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अगर वली फ़क़ीह की हुकूमत कायम हो गई तो सदर की अथॉरिटी क्या है, पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, तो देखिए सदर, पार्लियामेंट और दीगर जो शोबे हैं वो अपने अपने काम करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बातें मेंशन कर दी गई। अहम बात यह है, आज भी दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे रियासतें हैं, ममालिक हैं कि जहाँ जमहूरियत है लेकिन जमहूरियत के साथ साथ शहनशाहियत है। बरतानिया जिसको जमहूरियत की माँ समझा जाता है, वहाँ मलका मुअज़्ज़मा भी मौजूद है, एक शाही ख़ानदान मौजूद है। अब आप कहेंगे उस शाही ख़ानदान के पास सियासी इख्तियारात नहीं है, ठीक है, बज़ाहिर नहीं है, लेकिन एक पूरा ख़ानदान है जिसको बरतानवी रियासत पाल रही है, जिसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनको बहुत सारे इख्तियारात दिए गए हैं
सियासी इख्तियारात नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन और बहुत सारे इख्तियारात हैं। जापान में जमहूरियत है, साथ साथ बादशाह सलामत भी हैं। मलेशिया में भी बादशाह हैं और बहुत सारे ममालिक पे। बुनियादी तौर पर मौजूदा दौर में जमहूरियत का तस्वुर ये है कि आवाम ने जो निज़ाम बाहमी रजामंदी से इंतखाब के ज़रिए अपने नुमाइंदों के ज़रिए बनाया है, वो निज़ाम जो है वो जमहूरी है। उस निज़ाम के अंदर अगर उस मुल्क के अवाम और उनके नुमाइंदे बैठ कर ये तय करते हैं कि हम एक बादशाह सलामत को भी बाकी रखना चाहते हैं, सिम्बॉलिकली भी हम मलका को बाकी रखना चाहते हैं, अलामती तौर पर तो हम बाकी रखेंगे, लेकिन इख्तियारात उनके पास नहीं होंगे। ये सारे फ़ैसले किसने किए? ये उस मुल्क के अवाम ने किए। चूँकि उस मुल्क के अवाम ने यही फ़ैसला किया है, उनकी मर्ज़ी यही है, लिहाजा वही निज़ाम जमहूरियत है। नहीं, इनकलाब इस्लामी जब आया, इमाम ख़ुमैनी तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एकदम आकर अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंतखाब करवाया। सबसे पहले रेफरेंडम करवाया, लोगों से राय ली कि क्या वो ये निज़ाम चाहते हैं या नहीं चाहते। जब एक वास्ट डिसाइसिव मेजॉरिटी ने फैसला कर दिया कि हम ये निज़ाम चाहते हैं, तो फिर उसके बाद आपने एक ऐसी असम्बली बनाई जिसको कानून साज असम्बली कहते हैं, जिसका काम कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को सामने रखते हुए, और उससे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आ गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में फिर इंतखाबात करवाए गए और मुसलसल इंतखाबात हो रहे हैं। 8 साल जंग होती रही, पाबंदियाँ लगती रहीं और मसाइल आते रहे, लेकिन इलेक्शंस अपने टाइम पे होते रहे। सदारती इलेक्शन भी हुआ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होता है, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन भी होता है, शुरा रहबरी का इलेक्शन भी होता है, हर साल एक इलेक्शन होता है, और इस तरह एक जमहूरी निज़ाम वहाँ चल रहा है। उस जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट ने यह तय किया, अवामी नुमाइंदों ने मिलकर यह तय किया है कि हम ये इख्तियारात हाकिम शरअ को, एक फ़क़ीह आदिल को देते हैं, और वो इस रियासत में इमाम ज़माना के नुमाइंदे होंगे। क्योंकि उस अवाम का फ़ैसला यही है, उनके मुंतखब नुमाइंदों का फ़ैसला यही है, लिहाजा यही जमहूरी निज़ाम है उस रियासत के लिए, उस मुल्क के लिए। इसमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है। तो इसी दुआ के साथ हम ख़त्म करते हैं कि बहरहाल इनक़लाब इस्लामी को इनक़लाब इमाम ज़माना से मुत्तसिल फरमा, रहबर मौज़म को तूल उम्र अता फरमा, इस रूह ज़मीन को अदल इंसाफ से पुर करने के लिए अपने हुज्जत के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हम सब के इमाम अलैहिस्सलाम के अंसार आवान में से करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम ब रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।